तो मैंने एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज। तो मैं लैग कर रही थी प्रीलिम्स में, तो पहला तो यही रहेगा सीसैट, जबकि मुझे लगता है सीसैट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लाइन से 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पैनिक मत कीजिए, 3 क्वेश्चंस के बाद कीजिए या फिर कुछ पेजेस स्किप करके फिर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि यूपीएससी कितना डिफिकल्ट है ओवरऑल, मतलब आप एक जो सिलेक्ट होते हैं एस्पिरेंट, उसमें कैसा पैकेज वो ढूंढता है? आई थिंक यूपीएससी एक सिंपल इंसान ढूंढ रहा है। जब मेरे पास बहुत टाइम था पहले, जो मेरे 3 अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे, तो मैंने वहीं से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। आई यूज टू राइट 2 क्वेश्चंस डेली। क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को डिकोड कीजिए, कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, पर ऐसा नहीं है। अब आप ये सोचते रहिए कि आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मनीषा तुर मैम है। मनीषा तुर मैम का यूपीएससी 2021 में 6 to 5 रैंक है। तो मैम से जानेंगे कि मैम की जर्नी क्या रहा है, मोटिवेशन क्या रहा है, रिसोर्सेज क्या थे मैम के, कौन कौन सा नोट्स और बुक लिस्ट मैम ने फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैम का चौथा अटैम्प्ट था और लास्ट चौथे अटैम्प्ट में मैम ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और फाइनलिस्ट में नाम बनाया है। मैम का प्रीलिम्स से एक होता है, तो मैम समझानेंगे कि उसको कैसे वो फेस करा है और उसमें क्या कमियां रह जाती थी, तो इसमें हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है, चैनल सपोर्ट की चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरा नाम मनीषा तूर है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एसआरसीसी से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और जैसे कि आपने बोला है, मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था और इस बारी तीनों स्टेजेस एक साथ क्लियर हो गए हैं, तो थोड़ी खुशी का माहौल है मेरे साथ। और बस ही जी। सो मैम, आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी के लिए जाना है? मेरा ऐसा 11th-12th में पापा ने कहा कि सिविल सर्विसेज के आप एक बार एग्ज़ाम दे के देखिए। और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैं कॉलेज में गई तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर फिर सेकेंड ईयर से मैंने ट्राई किया कि अब मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ अपने बेसिक्स बनाने के। तो मैंने एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज। मैम, प्रीलिम्स की जो हम बात करें कि आपने ऐसा 3 बार प्रीलिम्स फेल किया, चौथे अटेम्प्ट में आप मतलब कि फाइनलिस्ट में अपने नाम बनाए। प्रीलिम्स में अगर कमी कही जाए, कहाँ कमी रह जाती थी आपका? आपने रियलाइज़ किया होगा कहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह कर रहे थे? मुझे लगता है कि 3 चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीसैट में जो मैं लैग कर रही थी प्रीलिम्स में, तो पहला तो यही रहेगा सीसैट, जबकि मुझे लगता है सीसैट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं तो रोज़ 1 घंटा पढ़ती थी, मतलब सीसैट के लिए, कि 1 घंटा प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरा कमांड था कॉम्प्रिहेंशंस पर मेरा क्वांट थोड़ा वीक था, क्वांट सेक्शन। तो मुझे लगता है सीसैट पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे लगता है क्वेश्चंस पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसके अंदर कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए। करेक्ट इनकरेक्ट की गलती हो जाती है, नॉट नहीं देखना भूल जाते हैं, या हम एक स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस पर जंप करते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। और काम बनाना, मतलब मैं बहुत लगता है कि प्रीवियस जो मेरे 3 अटेम्प्ट रहे हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाती हूँ, जबकि मुझे लगता है वहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए। तो जब मैं तीन अटेम्प्ट के बाद चौथा प्रीलिम्स देने जा रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अभी क्लियर किया था 2020 में। तो मैंने उनसे पूछा कि यार व्हाट शुड आई डू, ऐसा नहीं हो रहा है 3 बारी से। तो उसने यही बोला कि आप अपने आप को काम रखिए, क्योंकि अगर आप वहाँ 2 घंटे में पैनिक करते हैं तो वो आपका पूरा 1 साल कॉस्ट करता है। तो वो जो 2 घंटे हैं, अपने आप को बहुत ही नॉर्मल बना के रखिए। अगर आपको लाइन से 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पैनिक मत कीजिए, 3 क्वेश्चंस के बाद कीजिए या फिर कुछ पेजेस स्किप करके फिर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे जो ट्रिक्स वगैरह आती हैं, एलिमिनेशन वगैरह, इस पर काम कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम कीजिए, तो मुझे लगता है हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट है पर हो जाएगा। जी मैम, यूपीएससी कितना डिफिकल्ट है? आपने चूँकि 3 बार फेलियरिटी देखा आपने और चौथे अटेम्प्ट में आप सक्सीड हुई है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि यूपीएससी कितना डिफिकल्ट है ओवरऑल, मतलब आप एक जो सिलेक्ट होते हैं एस्पिरेंट, उसमें कैसा पैकेज वो ढूंढता है? आई थिंक यूपीएससी एक सिंपल इंसान ढूंढ रहा है, और यूपीएससी डिफ़िकल्ट है, पर मुझे लगता है उसको और डिफ़िकल्ट बनाने वाले हम लोग खुद हैं, बिकॉज वी टेंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। यूपीएससी चाहता है कि आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की, आपका बेसिक्स पे अच्छा होल्ड हो।
और आप चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो और फिर कुछ उसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हो। तो आई थिंक यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर दैट। अगर आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, अपने सोर्सेज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ ना सिर्फ अपना टाइम थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं और आप अपने लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी सिंप्लिसिटी चाहता है और जब मेंस का भी आप आंसर लिखते हैं तो वो एक 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 कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसा चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान को भी समझ आए, वो इस चीज़ को ढूंढ रहा है। एक्सपर्टीज नहीं जी, है। एक्सपर्टीज़ की बात नहीं है और साथ में थोड़ा-सा नहीं, ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, सम पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट दैट द एग्ज़ामिनर इज़ लुकिंग फॉर, बट मुझे लगता है सिंप्लिसिटी पर आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक टोटल पैकेज यूपीएससी ढूँढ रहा है। जी। प्रीलिम्स की मैम आपकी थोड़ी कंटेंट वगैरह और आपके रिसोर्सेस वगैरह क्या थे, थोड़ा उसको आप डिस्क्राइब करें। जी, मैंने पहले तो जो क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक्स क्लियर करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटीज़ मैं रेकमेंड करूँगी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मेडिवल के लिए और एंशिएंट के लिए। अदरवाइज़ एक 12th क्लास का पॉलिटी का बुक है, न्यू एनसीईआरटी। आप लक्ष्मीकांत से पहले अगर वो पढ़ेंगे तो आपको एक बेटर होल्ड मिलेगा। और ज्योग्राफी के अंदर भी एनसीईआरटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। 11th का जो एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, दैट इज़ वेरी गुड बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद यू कैन मूव टू दी एडवांस बुक्स जैसे कि जीसी लियोंग है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। बट आई वुड से कि आप पहले एक बारी, अगर नए हैं आप बिल्कुल, तो आप अगर एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छा होगा। जी। मैं मेंस की बात करी जाए तो मेंस की आपने तैयारी कैसे की, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, और सबसे बड़ी बात उसमें आपने आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव किया? जी। जब मेरे पास बहुत टाइम था पहले, जो मेरे 3 अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे, तो मैंने वहीं से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। आई यूज्ड टू राइट 2 क्वेश्चंस डेली। मैं मतलब ऑनलाइन आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रोज़ क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं अपने साइट्स पे, तो आप वहाँ से कोई भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए और मैं वही लिखती थी और फिर अपने फ्रेंड्स जो और प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मैं चेक करा लेती थी। तो इस तरह से मैंने 3 साल जो बीच में थे वो निकाले आंसर राइटिंग में। और फिर जब फाइनली प्रीलिम्स पास हो गया तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, विजन की टेस्ट सीरीज़। तो आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको एक्चुअल इवैल्यूएशन देंगे कि आप किस तरीके का कंटेंट लिख रहे हैं, और कंटेंट एनरिचमेंट में भी हेल्प करेगा, मॉडल आंसर्स होते हैं उनके। और बाकी मैं कहूँगी कि आप जब भी मेंस प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले उसके सिलेबस को देखिए, और सिलेबस के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, तो उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई और फिर मैंने देखना स्टार्ट। जी, जी। एक सिलेबस के अंदर से मैंने लिस्ट बनाई कि ये टॉपिक्स हैं और मुझे ये सब प्रिपेयर करना है, और फिर उन टॉपिक्स पे आप देखिए कि आपको कितना आता है। उस टॉपिक को एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर लिखा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जीएस 3 में, तो आप उसके बारे में पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो होता क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, वो क्या-क्या इश्यूज़ इस समय इंडिया में फेस कर रहा है वो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई या नहीं बनाई। तो उन टॉपिक्स को आप कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है मेंस के लिए। मैम मेंस की बात करें तो उसी में आंसर राइटिंग की जो स्किल होता है उसमें स्टैटिक पार्ट को और जो करंट पार्ट को इंटरलिंक करने की बात करी जाती है कि वो स्किल आपके अंदर जितना है उतना बेटर आप मार्क्स लगा सकते हो, तो उस पर आपने कैसे काम किया? इसके लिए मैंने यही करा, आपको न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ें ना फिट हो जा कहीं न कहीं रह जाती हैं, और जब आप फिर उसे पढ़ते हैं तो आपको स्ट्राइक करता है। तो एक ये चीज़ मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके मैं नोट्स बनाती थी, तो उससे एक लास्ट टाइम पर आपके पास कंपाइल्ड वर्जन होता है, तो आप उसे रिविज़न में आपको बहुत हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर और उसके नोट्स, और उसके साथ में करंट अफेयर्स मैगज़ीन, तो ये 3 चीज़ें आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़िए। और मुझे लगता है कि व्हाटएवर इज़ इन न्यूज़, आप उसको थोड़ा स्टैटिक से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर हड़प्पा साइट से कोई ना कोई नई चीज़ें निकली हैं,
तो आप उसके साथ उसको लिंक कीजिए अपने एंशिएंट हिस्ट्री के साथ और फिर उसको पढ़िए। तो मुझे लगता है कि व्हाटएवर इज़ इन न्यूज़ उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड जान लीजिए और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए उस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस। जी। सो मैम, जैसे आपने नोट्स का नाम लिया, तो मैं नोट्स के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि नोट्स बनाने के लिए आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? फर्स्ट रीडिंग के बाद, सेकंड रीडिंग के बाद, इसमें आपका मतलब क्या स्टैंड है? मुझे लगता है कि नोट्स बनाने के लिए सेकंड रीडिंग बेहतर रहेगी, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में तो आप जान ही रहे होते हो उस सब्जेक्ट को। तो मैंने तो यही किया था कि फर्स्ट रीडिंग आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। और मैं आंसर राइटिंग के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आप आंसर राइटिंग पर जंप मत कीजिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। आप पहले फर्स्ट रीडिंग दे दीजिए, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि वो आपको क्या लिखना है। और फिर आप सेकंड अटेम्प्ट से नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आंसर राइटिंग भी सेकंड अटेम्प्ट से सेकंड रीडिंग से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है वो बेटर होगा। दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्ट्री विजन, वाजीराम ईटीसी, एमसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप प्रवेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू मैम। जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, ओवरऑल मैं यूपीएससी के बारे में पूछूं आपसे 3 टिप्स क्या देना चाहोगे? जो एस्पिरेंट है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे मैंने बोला, पहला टिप यही होगा कि क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में भी और तीनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को डिकोड कीजिए, वो आपसे क्या पूछ रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज लीजिए और फिर अपना आंसर तैयार कीजिए कि आपको क्या बोलना है। दूसरा, मुझे लगता है कि आप थोड़े अपने स्पीकिंग स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में बहुत काम आता है। बिकॉज हम लोग प्रेपरेशन के टाइम में इतना खो जाते हैं कि हम लोग सिर्फ प्री और मेंस पर ध्यान देते हैं और इंटरव्यू थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो वो कीजिए। अपना तीसरा, अपने रिसोर्सेज कम रखिए, क्योंकि रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे उनको रिवाइज करना उतना ही मुश्किल होगा। जितने कम रिसोर्सेज होंगे उनको रिवाइज करना आसान रहेगा, दिमाग में ज़्यादा फीड रहेगा चीज़। अपने ऑप्शनल पर ध्यान दीजिए, ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ थोड़ा सा ऑप्शनल की गड़बड़ हो गई थी, तो ऑप्शनल थोड़ा सा अच्छे से होल्ड कीजिए, अच्छा होल्ड रखिए अपने सब्जेक्ट पर। और तीसरा मैं ये कहूँगी, चौथा, कि आप चीज़ें कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, चीज़ें बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, अपना काम बना के रखिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखिए जो आप में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। जी मैम, जो है कि डिमोटिवेशन की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आपको डिमोटिवेशन ऑब्वियसली फील हुआ होगा, क्योंकि 3 बार फेल होना और चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से लोग उसको हैंडल करते हैं। आपने बेसिकली इसको कैसे हैंडल किया था? देखिए, डिमोटिवेशन होता है और एट टाइम्स आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सेटल हो रहे होते हैं, अच्छी जॉब में हैं, Yes, उन yes, लोगों yes. का जी पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और इस सब के दौरान आपको, मुझे लगता है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आप क्यों आए थे यूपीएससी में। क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो सबको लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, बट देन मेरे को लगता है एक सेकेंड आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड ये रहना चाहिए कि अगर नहीं होता है तो आप आगे भी और अटेम्प्ट्स देंगे। तो अपने आप को पहली बात तो ये याद दिलाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आपने आए हैं, आपने इतने साल दिए हैं, आपको आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, पर ऐसा नहीं है। अब आप ये सोचते रहिए कि आप कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें एट दी टाइम्स ऑफ फेलियर्स ऑल्सो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टच में रहिए। मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब नहीं होता है तो आपके पास कोई रोने के लिए नहीं होता है, या ऐसा होता है अकेला फील करते हैं, तो वो अकेला वाला फील ना कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेगुलर टच में रहिए और मोटिवेटेड रहिए कि मैं कर सकता हूँ। बिलीव करिए अपने अंदर और उन लोगों से बात करते रहिए जो आप में बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा तुर मैम कि आपने अपनी जर्नी, स्ट्रगल और मोटिवेशन शेयर किया कि आप कैसे खुद को मोटिवेट रखती थी। होप सो कि आने वाले जो भी अटेम्प्ट होंगे उसमें आप और बेटर रैंक लेके आएंगे और प्रॉपर आईएएस बनेंगे आप। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना भूलें। मैम, थैंक यू सो मच।